Hello students, I am Kuldeep Nagar and I welcome you all to Dakshina E-Classroom channel. आज के लेक्चर में FST 29 का पेपर 1 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन्स कंटेनिंग ओनली 3 सेम एटम्स इन ESF5। ESF5 एक मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, और इस मॉलिक्यूल में आपको टोटल ऐसा प्लेन फाइंड आउट करना है जिस प्लेन में केवल 3 सेम एटम प्रेजेंट हो, ESF5। तो ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। ESF5 आर्सेनिक किसका भाई है बेटा? फॉस्फोरस का। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर Sb आता है, फिर Bi आता है। तो ये पता चल गया कि आर्सेनिक की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आर्सेनिक के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये बेसिकली 5 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। फ्लोरीन अपने पास एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो टोटल अपने पास 5 सिग्मा बॉन्ड है। और उसके बाद आर्सेनिक के पास कितने लॉन पेयर प्रेजेंट हो गए? 0। तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर दैट इज इक्वल टू 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब ऐसे टोटल प्लेन आपको फाइंड आउट करना है जिस प्लेन में केवल 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट हो। तो 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट हो, आइडेंटिकल अपने पास बेसिकली फ्लोरीन एटम को ही कंसिडर करना पड़ेगा, और फ्लोरीन एटम से बना हुआ ये जो प्लेन होगा उसमें आर्सेनिक एटम नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि आप अगर इस प्लेन की बात करो, इस इक्वेटोरियल में प्रेजेंट जिसमें 3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, अगर आप इस प्लेन की बात करो तो आप बोलोगे कि सर इस प्लेन में 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट है, लेकिन 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट होने के साथ साथ ये आर्सेनिक एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट है, आउट ऑफ 3 फ्लोरीन एटम्स आर आइडेंटिकल एंड 1 आर्सेनिक एटम इज नॉट आइडेंटिकल। तो ये जो प्लेन है ये तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। एक ऐसा प्लेन कंसिडर करना केवल जिसमें 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट हो, केवल 3 ही एटम हो और तीनों एटम आइडेंटिकल हो। तो ये आपको सीधा सीधा लग गया कि अब आपको कौन सा प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये स्ट्रक्चर बना दिया। केवल फ्लोरीन एटम की अगर बात है तो फ्लोरीन एटम से बना हुआ जो प्लेन है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इस इक्वेटोरियल पोजीशन में जो पिरामिडल पोजीशन है इसके साथ आप एक इस तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन करो तो एक ट्रायंगुलर फेस का प्लेन आएगा, ट्रायंगुलर फेस, और इस प्लेन में केवल 3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। और इस तरीके के साथ जो प्लेन के ऊपर पिरामिडल पोजीशन में फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन एटम पिरामिडल पोजीशन में प्रेजेंट फ्लोरीन एटम्स के साथ कितने प्लेन का फॉर्मेशन कर सकता है? 3। जैसे देखना, अगर इन तीनों पिरामिडल पोजीशन में फ्लोरीन एटम जो प्रेजेंट है उनको नाम आप दो 1 2 3 और इसको दे दो 1 2 3 4। तो जो 4th वाला एटम है वो 1 2 के साथ एक ट्रायंगुलर फेस का फॉर्मेशन करेगा F। ये 4th वाला 3 2 के साथ कर सकता है, 4th वाला 1 3 के साथ कर सकता है। तो टोटल अगर इक्वेटोरियल पोजीशन से ऊपर देखें तो 3 ट्रायंगुलर फेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर 3 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट होंगे और केवल 3 एटम ही प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली इस पिरामिडल पोजीशन में जो इक्वेटोरियल से नीचे प्रेजेंट है फ्लोरीन एटम, ये अपने पास वापस से इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट फ्लोरीन एटम के साथ 3 और प्लेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो टोटल अपने पास आंसर आ जाएगा, टोटल 6 planes are there where only identical atoms are present and only 3 atoms are present। तो क्वेश्चन 1 बहुत इजीली इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू EN वैल्यू if NO ligand is considered as neutral and NO ligand is considered as positive ligand in FeH2O5 NOSO4। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम भी आपको पता है, क्या इंपॉर्टेंस है ये सब आपको पता ही है। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो आपको याद आ गया होगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यूजुअली +1 होता है, +1 के अकॉर्डिंग फिर आयरन का यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। लेकिन फिलहाल ये सब नहीं पूछा है आपको। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 कंसिडर करना है और 0 कंसिडर करना है, और दोनों बेसिकली केसेस में EN का वैल्यू कैलकुलेट करना आयरन का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेंट्रल एटम के पास जितना है खुद के इलेक्ट्रॉन है तो वो, प्लस लिगेंड से आपको जितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन सबको आप काउंट कर लो, वही अपने पास क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऑक्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल एटम के पास कंप्लीटली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मान लो कि NO को अगर आपने +1 कंसिडर किया तो फिर यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, तो आयरन के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है -1, 25 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Fe+1 एंड दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 37 En आएगा। अगला केस क्या है कि NO को नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड कंसिडर करें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा इससे +2, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 - 2 प्लस लिगेंड से कितना मिलेगा, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, लेकिन H2O 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और न्यूट्रल स्टेट में NO नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये अच्छे से याद रखना है। तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, 1 × 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, कितना हो गया 24 + 3 27 + 10 कितना हो गया 37। तो दोनों केसेस में जहाँ पर NO को 0 कंसिडर किया या NO को +1 कंसिडर किया, दोनों केसेस में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या होगा, इन दोनों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आपको बताना है, तो डिफरेंस अपने पास कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया अपने पास 0.00। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट लिबरेट CO2 गैस ऑन रिएक्शन विद aqueous NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, या और किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है उसमें से कितने ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे CO2 गैस को रिलीज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको मिलता है और इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको पता है। जितने भी कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक एसिड है, और एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस, और एसिड से क्या करेगा बेटा, ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा और इस तरीके से वीक एसिड वीक बेस का कोई रिएक्शन हो सकता है। H2CO3 will accept H+, तो क्या बनेगा H2CO3 which is nothing but H2O liquid plus CO2 gas, और क्या बन जाएगा Na+A-। अब ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है तो आप बोलते हो ना कि रिएक्टेंट में जो एसिड H है दैट मस्ट बी स्ट्रांगली एसिडिक इन कंपैरिजन टू H2CO3, एसिड विच इज फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट साइड। और H2CO3 की शक्ल आपको पता है, H2CO3 की शक्ल में एक OH का यहाँ पे क्या लगता है +M, और एसिडिक ग्रुप अपने पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या थ्योरी जनरेट करते हो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो H2CO3 से तो ज़्यादा एसिडिक होंगे, ये रिएक्शन उनके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स में अगर आए तो ऑर्गेनिक एसिड में केवल ऐसे एसिड होने चाहिए जो H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो, और H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कौन हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो COOH है H2CO3 में, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है OH का +M। तो अपने पास कोई भी गिवन एसिड होगा कम से कम उसमें COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने का काम OH का +M तो नहीं करेगा। चाहे आप वहाँ पे -I लगा ले, -M लगा ले, -HC लगा ले, +I लगा ले, +M लगा ले, +HC लगा ले, लेकिन किसी भी कंडीशन में COH की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इतनी कम नहीं होगी जितनी कि यहाँ पे OH का +M कर सकता है। तो मोटा मोटा रिजल्ट अपने पास क्या आ जाता है, एनी ऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन्स COOH और एनी ग्रुप विच इज मोर एसिडिक देन COOH विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद दिस पर्टिकुलर NaHCO3 दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इस तरीके से ट्रिक हम डेवलप करते हैं, और इसमें फिर एक दो एक्सेप्शन भी आता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तभी वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। COOH से ज़्यादा एसिडिक अपने पास बहुत सारे OH वाले ग्रुप भी होते हैं। जैसे फिनोल जो है, फिनोल तो लेस एसिडिक होता है H2CO3 से, तो फिनोल तो इसका टेस्ट नहीं दे सकता है। लेकिन फिनोल में ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे अगर ट्राई नाइट्रोफिनोल बना दे, पिक्रिक एसिड बना दे,
या डाई नाइट्रोफिनॉल बना दें, या इनफैक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बना दें, तो उस केसेस में अभी अपने पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H2CO3 से ज़्यादा चली जाती है और फिर वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आता है। स्क्वेरिक एसिड देख लो, स्क्वेरिक एसिड में आपको देखने में तो क्या लगेगा कि OH प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे जो OH प्रेजेंट है एक्चुअली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा होती है। तो जो स्क्वेरिक एसिड है वो भी बहुत ईजिली रिएक्शन दे देता है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये कुछ 2-3 एक्सेप्शंस आपको पता होते हैं, बाकी जो ट्रिक है वो तो आपने डेवलप कर ही रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए तो टेस्ट देगा बिकॉज स्क्वेरिक एसिड है और स्क्वेरिक एसिड COOH से ज़्यादा एसिडिक होता है। बी में अभी चेक करूंगा आपके लिए, सी फिनॉल नहीं देगा, डी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ई बेंजीन के ऊपर CH3, टोलिन, टोलिन थोड़ी टेस्ट दे सकता है बेटा, टोलिन तो एसिडिक ही नहीं है, टोलिन में तो एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है। एफ अल्काइन ये भी नहीं देगा, जी H2SO4 ये देगा, और H MECOOH एसिटिक एसिड ये भी देगा। 1 2 3 4 कंपाउंड तो ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे और CO2 गैस रिलीज होगा। अब एक कंपाउंड अपने पास क्या है, ये विटामिन सी के जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, और अल्कोहल प्रेजेंट है तो सीधा आंसर आप मत लगा देना कि सर ये तो टेस्ट देगा ही नहीं। जो अल्कोहल प्रेजेंट है एक बार उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन को भी देखो। अब ये जो अल्कोहल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों तो किसी काम के नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है ना, अगर इस H+ को निकालोगे तो कॉन्जुगेट बेस बहुत ही कम स्टेबल मिलेगा। किससे कम स्टेबल मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट में एसिड कौन था? H2CO3, और H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये इससे लेस स्टेबल मिलेगा। अगर 1 2 3 इन तीनों अल्कोहलिक ग्रुप से H+ आपने निकाला तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इससे कम स्टेबल मिलेगा, मतलब 1 2 3 वाले जो एसिडिक प्रोटॉन है वो इससे कम एसिडिक है, तो वहां से टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन इस फोर्थ वाले से टेस्ट आएगा। एसिडिक प्रोटॉन को अगर आपने निकाला तो नेगेटिव गैप पाई जो नेगेटिव है इसके ऊपर C डबल बॉन्ड होगा, -M ऑपरेट हो रहा है जैसे कि यहाँ पे ऑपरेट होता है, और उसी के साथ साथ जो कॉन्जुगेट बेस ऑक्साइडाइन है ये हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग करने से इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस को थोड़ी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ से जो एसिडिक प्रोटॉन निकालेंगे ना वो एक्चुअली ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू H2CO3, तो ये कंपाउंड भी बहुत खुशी के साथ रिएक्शन देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो टोटल अपने पास आंसर कितना हो गया? 5। टोटल 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर व्हिच कैन रिएक्ट पॉजिटिवली विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू इवॉल्व CO2 गैस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है तो पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट बनाने के बाद टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन में थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है ये। चलो सबसे पहले आप देख लो कि इस रिएक्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है? HOH, सॉरी OH ऊपर है, इधर क्या है? CH2OH और H। ऑक्सीजन यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सबसे पहला इसका OMDM आपको करवाना पड़ता है, और OMDM में यहाँ पे सॉल्वेंट आप कौन लेते हो? मिथाइल अल्कोहल लेते हो, पानी नहीं लेते हो। तो वाटर से अपने पास किसका एडिशन होता है? OH माइनस का, और उसके बाद H+ का एडिशन अपने पास एक तरीके से देखा जाए कंप्लीट अगर ट्रिक को फॉलो करें तो H+ अपने पास का आता है NaBH4 से। वैसे मुझे पता है कि NaBH4 से आपको क्या मिलता है? H- मिलता है। तो H- जो मिलता है हाइड्राइड डोनर जो होता है, ये अच्छी बात है, वो मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो OMDM है ये बेसिकली आपको एडिशन ऑफ वाटर में दिखाया जाता है। तो किसी भी अल्कीन में अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करके वाटर ऐड करना है तो एक तरफ H+ अटैच होता है, एक तरफ OH- अटैच होता है अल्टीमेटली। तो वाटर को अगर आप ऐसा H+ और OH- अगर ट्रीट करना चाहते हो तो OMDM में H+ वाला पार्ट कहाँ से आता है, OH- वाला पार्ट कहाँ से आता है, ये आपको सिखाया जाता है। और ऐड कैसे करना है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी होती है। बाकी अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करना चाहें तब तो फिर पक्के से आंसर सही आएगा। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, यहाँ से H वाला पार्ट आता है और यहाँ से OH- वाला पार्ट, तो यहाँ पे Me- आएगा, और इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 के साथ आप इसकी रिएक्शन करो H+ में,
तो प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये एडिशन ऑफ वाटर के जैसे बात आ गई, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NeO- अटैच करना है और इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैच करना है। मार्कोनी का एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दिस इज चलो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देता हूँ OMe, और इधर हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले है। अब आप किसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो, एसीटोन के साथ एसिडिक मीडियम में। तो बेटा एसीटोन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे एसिडिक मीडियम में तो ये रिएक्शन एकदम क्लियर है बेटा। एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिएक्शन करते हैं और सामने अगर अपने पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो एल्डिहाइड या कीटोन में मोस्ट प्रोबेबली कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बस वो फास्ट होता है। बेसिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो थोड़ी बहुत स्लो होती है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम हम ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड OH- से रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, तो या तो एल्डोल रिएक्शन होता है या कैनिजारो रिएक्शन होता है। एल्डोल, कैनिजारो, हैलोफॉर्म और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन ही मोस्ट कॉमन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो फिलहाल तो आपको सीधा पता चल रहा है कि कीटोन है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना है, और ये अपने पास एक तरीके से अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें अल्कोहलिक टर्म्स भी बहुत सारी है। तो अल्कोहल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन पे अटैक करेगा। एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो हेमीकीटल बनेगा, और दो बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो बेसिकली कीटल बनेगा। यहाँ पे अल्कोहल अपने पास प्रेजेंट है, दो अल्कोहल अपने पास सेम डायरेक्शन में और ये अल्कोहल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो लग ही रहा है कि इन दोनों अल्कोहल से आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दो, वो सब निकल जाएगा। क्या होगा, जैसे मान लो कि R�XX एसिडिक मीडियम में, तो सबसे पहले तो ये कीटोन अपना प्रोटोनेटेड होगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल H+ पहले ही लग चुका है, न्यूक्लियोफाइल अभी लग गया है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। H+ यहाँ से प्रोटॉन लॉस करवा दो, वन टाइम न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का अटैच हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, हेमीकीटल। अब अगर वापस आप एसिडिक मीडियम अप्लाई करके एक और अल्कोहल का अटैक करवाओगे तो ये H+ OH के ऊपर जाके चिपकेगा, OH विल बी कन्वर्टेड टू OH2+, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप OH2+ लीव कर जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ये तो कीटोन का उतना सा पार्ट है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के दो अल्कोहलिक ग्रुप आ गए अपने पास। तो इस कार्बन पे जब दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, कीटल बोलोगे। कीटोन से बना इसलिए कीटल बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड से बना होता तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। तो इन दोनों जगह से आप इसको अटैच कर दो तो कुछ यहाँ पे बाइसाइक्लिक रिंग टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और इधर भी क्या है, O CH3 अब इसमें आप देख लो, काउंट कर लो कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 1, यहाँ पे 2, इधर 3 और इधर 4, और कोई भी देख लो, कोई भी कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिला है कीटल, इसमें टोटल 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर हो जाएगा 4.00। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड विद द लाइट ऑफ wavelength lambda, maximum kinetic energy of electron produced was found to be 2 electron volt। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल पे, उन फोटोन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है। तो जब फोटोन्स मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट भी हो सकता है, और इजेक्ट होने के बाद उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब जो फोटोन्स यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं उनके पास एक्चुअली में ज़्यादा एनर्जी है जितने की आपको रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ना, इनके पास एक्चुअली वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट से ज़्यादा की एनर्जी आ रही है।
तो वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट तो खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बाकी जो डिफरेंस बचता है दैट विल बी स्टोर्ड एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सिमिलरली इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या हुआ, व्हेन द सेम मेटल वाज एक्सपोज्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ λ/2, वेवलेंथ कम हो गया मतलब एनर्जी ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा एनर्जी का फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड वाज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो दो एक्सपेरिमेंट में दो बार फोटो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट किया तो दोनों बार इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपको दे रखा है। आपको ये पता करना है कि मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या हो सकता है। तो लेट अस से कि मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन आप अज्यूम कर लो फाई, यहाँ से फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है? एनर्जी प्रोवाइडेड माइनस एनर्जी यूटिलाइज्ड। एनर्जी प्रोवाइडेड इज hc/λ, एनर्जी यूटिलाइज्ड इज व्हाट? वर्क फंक्शन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन? hc/λ. How much is utilized? 5. Left energy is 2 electron volt. How much energy is given in second experiment? hc/λ/2. 5 is utilized and 6 electron volt is the maximum kinetic energy associated with the ejected photo electron. Solve कर लो बेटा, ये इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 या 2, और ये हो गया 2, माइनस कर दो आप इसको तो ये कट गया, ये -5 बचेगा, यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 = 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है ये आ जाएगा अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हो जाएगा 2.00। क्वेश्चन नंबर 6, PbCl2 is dissolved in water to make its saturated solution। पहली बात तो PbCl2 वाटर में डिजोल्व नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब वाटर में इसका आप जितना भी अमाउंट डिजोल्व करोगे उसमें से बहुत ही कम तो डिजोल्व होगा और बाकी सब एज अ प्रेसिपिटेट उसमें नीचे पड़ा रहेगा। PbCl2 का कैसा प्रेसिपिटेट होता है? वाइट कलर का। तो PbCl2 is dissolved in water to make saturated solution. What will be the freezing point of this particular solution? Okay, freezing point of the solution निकालना है, पानी में solution है तो इंडिविजुअली अगर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर होता है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर में अगर कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी आप मिक्स कर देते हो तो उन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी के जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आती है? I × M × KF। तो बेसिकली आपको डेल्टा TF निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हो गया, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आपको पता चल गया तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो आसानी से आ जाएगा। उसको 0 में से माइनस कर देना, क्योंकि 0 फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का। तो PbCl2 आपने मिक्स किया यहाँ पे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, मतलब मैक्सिमम जितना ये सॉल्युबल हो सकता है उतना ये सॉल्युबल है। लेट अस से कि मैक्सिमम इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? S है, और S अगर सॉल्युबिलिटी तो ऐसे ये कितना बनेगा? S, और ऐसे कितना बनेगा? 2S। KSP की वैल्यू क्या आएगी? S⁻1 2S⁻2 विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻6। 4 कट गया तो यहाँ से S आ जाएगा 10⁻2 मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आती है, मतलब कि मोलर। तो अपने पास यहाँ पे 10⁻2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी? Pb2+ की, और 10⁻2 Pb2+ प्रेजेंट होगा 10⁻2 मोलर, और Cl- प्रेजेंट होगा 10⁻2 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस मच। तो Cl- और Pb2+ जितना भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उनकी वजह से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आ जाएगा। अब Pb2+ और Cl- इफेक्टिवली इतना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे को मतलब I का जो फैक्टर है ना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने निकाल ही लिया ना कि I × M × KF होता है। डेल्टा TF कितना होता है? I × M × KF। M अपने पास मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। मोलैलिटी को मोलैरिटी के जैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं दे रखा है, और वैसे भी इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम ही है। ये अपने पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, और I से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद अगर नंबर ऑफ पार्टिकल थ्योरेटिकली से ज़्यादा हो सके या थ्योरेटिकली से कम हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल
एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने होंगे, एक्चुअली में कितने होंगे, तो उस एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए यहाँ पे आई का जो फैक्टर है उससे हम कंपनसेट कर देते हैं। वैसे आई इंटू एम को अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपने निकाल ही लिया ना बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास कितने हैं, 10⁻⁻2 + 2 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻² मोलर, और उसको मोलल भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली जितने भी पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एम 3 × 10⁻² × 1.86 दे रखा है ये, सॉरी 1.86 नहीं दे रखा है, 2.0 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 0.06। तो 0 - 0.06 ये अपने पास न्यू फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो -0.06 डिग्री सेंटीग्रेड इज TF डैश, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा अपने पास 0.06। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, उसमें Q और R की वैल्यू आपको बतानी है। मल्टीपल ऑप्शंस में बी करेक्ट, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक साइक्लिक ईथर टाइप का सबस्ट्रेट, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद P बनेगा, और P की डिफरेंट आपको रिएक्शन करके Q बनाना है और R बनाना है। तो P, Q, R ये आपको बताना है। ये तीनों ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही लगेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड में से ये जो सबसे इजी टाइप के क्वेश्चंस है ना वो उठा के पटके हैं। इस तरीके से मेंबर्ड एक रिंग है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, बाकी पे फिनाइल प्रेजेंट है। इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, उससे क्या बनेगा P। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो H+ OH-, सिमिलरली OH- H+, तो आपको लग ही रहा है कि एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, 2 OH आ जाएगा, यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे 2 OH अनस्टेबल होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके टोटल 3 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो P तो अपने पास हो गया बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, P बेंजल्डिहाइड है। चलो P की रिएक्शन आपको करनी है। अगली जो रिएक्शन है वो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म फॉलो करके भी प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये तो बच्चों को मतलब ऐसे मुख जबानी याद होती है। परकिंस रिएक्शन आपको दे रखा है, एसिडिक एनहाइड्राइड सॉल्वेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसीटेट आयन। तो अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है, परकिंस रिएक्शन में आपको सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है, और एग्जैक्टली यही रिएजेंट होते हैं। तो ये सिनेमिक एसिड हो गया अपने पास Q। अब जो Q आपको दे रखा है सिनेमिक एसिड है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। और R जब आपको बनाना है तो उसके लिए बेंजल्डिहाइड आपने यूज किया, रिएक्शन में आपने एसिटोफिनोन को सेकंड मॉलिक्यूल आपने लिया, और बेसिक मीडियम में आपको हीट करना है। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो या तो एल्डोल होगा या कैनिसारो होगा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डोल होगा। और एल्डोल होने के बाद हीट करना है तो एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो बेस है वो क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को खा के क्या बनाता है, इनोलेटाइन, और ये इनोलेटाइन बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से आपको क्या मिलता है, एल्डोल। यहाँ पे H+ लगा दो, हाइड्रोलिसिस के बाद H+ आ जाएगा, और बेसिक मीडियम में आप इसको हीट कर ही रहे हो ना, तो हीट करने से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे कौन सा होता है, E1CB, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। जहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज अल्फा, एडजेसेंट कार्बन इज बीटा। तो अल्फा से लिविंग ग्रुप हटा दो, बीटा से H+ हटा दो, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो ये अपने पास कौन सा प्रोडक्ट हो गया बेटा, Q। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है Q ये प्रोडक्ट है, तो वो बिल्कुल गलत है। और 4th आपको दे रखा है दिस इज R, सॉरी Q प्रोडक्ट ये है, तो ये तो गलत है ही सही, 3rd तो गलत हो गया। और 4th अपने पास ये प्रोडक्ट R है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ नहीं लगा रखा। अगर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा देते तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो सकता था, फिलहाल ऑप्शन 4 भी यहाँ पे गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में केवल ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 बोथ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है। इस रिएक्शन सीक्वेंस में x बनता है, y बनता है और z बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस में आपको यही दे रखा है कि x, y, z क्या है। रिएक्शन सीक्वेंस में कार्बोनिल ग्रुप भी है और COOH भी है, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शन है वो भी आपको देखनी है और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शंस है वो भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। चलो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके पास बना रखा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड हो, यही है। आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये अपने पास क्या हो गया, अल्फा और बीटा। बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगा और बाकी ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया X, NaBH4। सोडियम बोराहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में पहुंचा देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहां से तो आप क्या बना दो, अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टर्ब ना करो। इसके बाद ये बन गया अपने पास Y, और Y के बाद आप क्या बनाओगे, Z, H+ हीट। तो एसिडिक मीडियम में आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हीट करना चाहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी रिएक्शन होती है, SN2TH, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हीट करोगे एसिडिक मीडियम में, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली वाटर माइनस करना है, डिहाइड्रेशन, और एस्टेरिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर, और साइक्लिक एस्टर प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोन। 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल, तो 6 कार्बन का एस्टर हो गया बेटा ये, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम नहीं है ना वहां पे, ये एस्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देख लो एक बार आप। Z इज अ प्रोडक्ट विच इज अ स्वीट स्मेलिंग, तो लास्ट जो Z प्रोडक्ट है अपने पास एस्टर है, और एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में। सेकंड, जो X कंपोनेंट आपको दे रखा है उसकी रिएक्शन आपको करवानी है डाई अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करनी है, फिर H+ के साथ रिएक्शन करनी है, तो अगेन अपने पास एक ईथर बन जाता है, और ये बेसिकली हेमीकीटल प्रोडक्ट है। चेक कर लेते हैं। X अपने पास क्या हो गया, ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन। आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो ग्लाइकोल से, और वो भी एसिडिक मीडियम में। तो ये रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा बेटा, शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन में क्या करता है कि जैसे मान लो कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें से एक एल्डिहाइड या कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन को आप रिड्यूस नहीं करना चाहते, किसी और को रिड्यूस करना चाहते हो, तो क्या करते हो, एल्डिहाइड या कीटोन का बेसिकली 1,2-डाइयोल के साथ आप रिएक्शन करवा देते हो, जिससे कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटल में या एसिटल में। कीटल और एसिटल दोनों बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। तो आगे आप क्या करोगे, बेसिक मीडियम में आप इसका रिडक्शन करवा दोगे, तो केवल इसका रिडक्शन होगा और इसका रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे प्रोटेक्ट कर लिया, एसिटल या कीटल बना के। तो ये देख लो, कीटोन अपने पास एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, थोड़ा फास्ट होगा, और 2 बार अल्कोहल का अटैक होगा यहाँ पे, तो 2 बार अल्कोहल का अटैक होगा, तो या तो एसिटल बनेगा या कीटल बनेगा। कीटोन से कीटल बनता है। अब आप क्या कर रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिक मीडियम ही होता है बेटा, H-, रिडक्शन हो जाएगा, अल्कोहल मिलेगा, और ये जो प्रोटेक्शन आपने किया है ग्रुप का वो एग्जैक्टली उसी तरीके से। और फिर वापस से आप H+ अगर लगाओगे तो H+ से क्या होता है, हाँ बिल्कुल, एसिडिक मीडियम लगाओगे तो एसिडिक मीडियम में ये जो आपने बनाया है ना, कीटल या अनस्टेबल होता है, तो वापस से आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, वापस से वो चेंज हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन में। एक कार्बन पे 2 H- अनस्टेबल हो गए, वाटर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ठीक है, H+ अभी भी अपने पास है। ये फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि इस प्रोडक्ट में एक दिक्कत है, कार्बोनिल कंपाउंड भी और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अपने पास अल्कोहल भी है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट फाइनली बनाएगा ना। अभी तो केवल आपने कीटल को हाइड्रोलिसिस करके वापस से कीटोन बनाया, और अगला क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और ये 6, एक कार्बन आइटम ज़्यादा ही चल रहा है मेरा अभी तक यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कार्बन आइटम ज़्यादा चल रहा है अभी तक। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर COOH है बेसिकली।
एक कार्बन आइटम अभी तक सभी में ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट अपने पास एस्टर बनता, स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट ही है। अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा 1 2 3 4 और ये 5 में ऑक्सीजन आइटम प्लस यहाँ पे क्या है CH3। फाइनली प्रोटॉन लॉस होगा और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो CH3 आ जाएगा, OH आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल ने कीटोन पे एक ही बार अटैक किया है। न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल ने कीटोन पे एक ही बार अटैक किया है, तो अल्कोहल जब अटैक करेगा एक ही बार तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल या हेमिकीटल। अब कीटोन था तो कीटोन से क्या बनेगा, हेमिकीटल। तो सेकंड ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट हो गया कि इस पूरी रिएक्शन सीक्वेंस में जो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज अ हेमिकीटल और उसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यही दे रखी है ऑप्शन में जो हमने बनाई है। चलो ऑप्शन 3, वाई प्रोडक्ट लिबरेट CO2 गैस व्हेन रिएक्टेड विद एक्वस NaHSO3 एंड ऑल्सो सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH में कौन सॉल्युबल हो सकता है, NaOH बेसिक मीडियम में कौन सॉल्युबल हो सकता है, एसिड। तो सबसे पहली बात तो वाई में एसिड होना चाहिए और ऐसा एसिड होना चाहिए जो कि NaOH के साथ रिएक्ट कर सके। और दूसरा NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने से CO2 गैस का एफर्वेसेंस आपको मिलता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए। तो जो Y है, Y में बेटा आपके पास COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो सही, और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के सॉल्यूशन में तो इजीली सॉल्युबल होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ भी करेक्ट ही दे रखा है, Z प्रोडक्ट इज रिजॉल्वेबल। दिस Z प्रोडक्ट इज रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे काइरल कार्बन है, इस काइरल कार्बन के अबाउट यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट होंगे और दोनों स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। दोनों का मिक्सचर अगर आप देखा जाए तो इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एनेंटियोमर्स इज कॉल्ड अ रासायनिक मिक्सचर। और रासायनिक मिक्सचर में 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट होते हैं और मिक्सचर एज अ होल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन दोनों कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है, तो दुनिया में कोई ना कोई मेथड लगा के तो आप इसे सेपरेट कर ही सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो एनेंटियोमर्स है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करता है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट है उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होंगे बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप एनेंटियोमेरिज्म। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के तो यहाँ के दोनों कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई अदर टेक्निक लगा के उनको सेपरेट किया जा सकता है बिकॉज देयर आर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 4 ऑप्शन दे रखे थे, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, शेप ऑफ CH3 माइनस इज पिरामिडल बट शेप ऑफ CH3 प्लस इज ट्राइगोनल प्लेनर। एकदम करेक्ट है बेटा, बनाने की जरूरत भी नहीं है। कार्बेनाइन की जो शेप है वो पिरामिडल है, तो कार्बेनाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में 3+1 का जो केस होता है ना वो पिरामिडल ही होता है। और कार्बोकेटाइन में अपने पास क्या होता है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो ये हो गया sp2 और sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। फर्स्ट तो सही है। सेकंड, SO3F माइनस में नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन एटम पे है, तो बेटा ये गलत है। जो नेगेटिव चार्ज है वो तो ऑक्सीजन एटम पे है। फ्लोरीन तो सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, 2 ऑक्सीजन एटम पे डबल बॉन्ड हो, 1 ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, और इसी तरीके से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तभी सही से बनेगा। सल्फर के 6 बॉन्ड बना ही सकते हैं। XeO2F2 का सीशो शेप होता है, तो ठीक है देख लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड में जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 6। जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8। 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर यहाँ पे है और टोटल 4 एटम के 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज 5। 5 इज sp3d और sp3d आप ऐसा बनाते हो जिसमें कि लोन पेयर आप कहाँ पे रखोगे, इक्वेटोरियल पे रखोगे, तो बाकी जगह अपने पास फ्लोरीन एटम और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, सीसो शेप आएगा। 4 + 1 इज सीसो, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ पे आओ। पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी लग रहा है। और PCl2F3, PCl2F3 में फ्लोरीन एटम्स आर एट इक्वली
इक्विटोरियल पोजीशन, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा बेटा। जब भी अपने पास PCl5 का जैसा कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, मतलब कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए तो उसमें अगर अपने पास बिगर एटम आ जाए, ठीक है ना, सेंट्रल एटम के आसपास बिगर एटम आ जाए या लोन पेयर आ जाए या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो इस टाइप का एटम्स या इस टाइप के लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, और बाकियों को कहाँ रखते हैं, एक्शियल पे। तो यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन में बेटा जो क्लोरीन एटम है वो बड़ा है, तो क्लोरीन एटम को प्रेफरेंशियली कहाँ पे रखोगे, इक्विटोरियल पे। तो 2 क्लोरीन एटम तो इक्विटोरियल पे आ जाएंगे। इक्विटोरियल पोजीशंस कितनी होती है, 3 होती है। तो जो थर्ड इक्विटोरियल पोजीशन है उस पर ज़बरदस्ती फ्लोरीन को जाना पड़ेगा, वो अपनी प्रेफरेंस नहीं है। अपनी प्रेफरेंस तो क्या थी कि जितने भी बिगर एटम है उनको इक्विटोरियल पे रखा जाए, तो दोनों क्लोरीन एटम को इक्विटोरियल पे रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लोरीन एटम्स आ रहे इक्विटोरियल पोजीशन, बिल्कुल गलत है। फ्लोरीन एटम्स को प्रेफरेंशियली इक्विटोरियल पोजीशन पर नहीं रखा जाता है। फ्लोरीन में केवल एक एटम इक्विटोरियल पे चला जाएगा और वो भी मजबूरी के कारण जाएगा, बाकी 2 फ्लोरीन एटम तो एक्चुअल पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो 4th ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया। टेट्रा अमाइन कॉपर, सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर, टेट्रा अमाइन कॉपर 2, तो ये 2+ ही होगा बेटा, तभी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2, कॉपर +2 कितना होगा, 18 + 4s2 3d9, तो कितना हो जाएगा 3d9 4s0 4p0 4d0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3d9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ क्या बना था, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, dsp2। तो dsp2 के लिए आपको क्या चाहिए, एक d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, जबकि 3d9 में आप कैसे भी फिल कर लो, एक d ऑर्बिटल आपको एम्प्टी नहीं मिलेगा, हाफ फील्ड मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में। ये जो 3d9 का 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट करके 4d में चला जाता है, तो इस d ऑर्बिटल को खाली किया जाता है ज़बरदस्ती, और d ऑर्बिटल से एक d ऑर्बिटल आपको मिला, बाकी s से एक आपको मिलेगा, p से आपको 2 मिलेंगे, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एक्सेप्शन तो आपको याद रखना ही रखना है। 3d9 में जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा रखा हो, 3d9 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दे रखा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो पक्का है कि आपको dsp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 न्यूट्रल लिगेंड, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने 0 ही दे रखा है बेटा, तो कब होगा, जब कार्बोनिल यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है, और वैसे भी आपको पता है कि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता ही है। चलो सेकंड भी करेक्ट हो गया। हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट 3, नाइट्राइटो एन हेक्सा 3 माइनस लगाओगे तभी कोबाल्ट 3+ में आएगा। कोबाल्ट 27 होता है ना बेटा, तो 18 + 4s2 3d7, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d7 में से 1 गया, तो कितना हो गया 18 + 3d6 4s0 4p0 4d0। अब आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ढूंढना है, तो ये तो एम्प्टी आपको दिख ही रहे हैं, और 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद शायद इस सबशेल में से भी कोई d एम्प्टी ऑर्बिटल आपको मिल सकता है। अब d एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और फिल अगर आप वैसे ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। फिल आपको कैसे करना है, CFT को सही मान के, CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू CFT स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NO2-, तो ये बेटा पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाने से 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे बेटा। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसा ही होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 3d6 में अपने पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, 4s से 1 मिलेगा, 4p से 3 मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने दे रखा है sp3 d2, तो गलत हो गया। 4th पे आ जाओ। ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन फॉलो सजविक रूल। ट्रिस मतलब कि 3, इथाइलिन डाइअमाइन EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है, कोबाल्ट 3 ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे +3 आपको लगाना पड़ेगा। कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 27 - 3, और बाइडेंटेड लिगेंड है 3 बार, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया 36। ऑफ कोर्स
कॉबाल्ट 3 प्लस का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नोबल गैस के इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो क्वेश्चन था ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में अपना आंसर हो जाएगा 1 to 4, ओनली थर्ड ऑप्शन वॉज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज और आर इनकरेक्ट। ट्रिपल पॉइंट अपन किसको बोलते हैं, जहां पे किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड, गैस और सॉलिड ये तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम पे हो। ट्रिपल पॉइंट कर्व भी आपको आता है। ट्रिपल पॉइंट कर्व भी बेसिकली दो तरीके से आप बनाते हो, एक तो वाटर के लिए और एक नॉर्मल सब्सटेंस के लिए। वाटर के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में आपका ट्रिपल पॉइंट कर्व आता है। वाटर के लिए ऐसा आता है ट्रिपल पॉइंट कर्व, और नॉर्मल सब्सटेंसेस का कैसा आता है, इस तरीके से। सॉलिड फेज हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये तो फ्यूजन कर्व है। सॉलिड लिक्विड, सॉरी फ्यूजन नहीं, वेपोराइजेशन कर्व है। ये सॉलिड और लिक्विड ये फ्यूजन कर्व है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का इक्विलिब्रियम है। और ये सॉलिड और गैस मतलब ये सब्लिमेशन कर्व है, और ये किसका ट्रिपल पॉइंट कर्व है। यहाँ पे ये टी जो पॉइंट है ये फिक्स होता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू एग्जैक्टली फिक्स होती है। किसी भी सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट एकदम फिक्स है, उसको आगे पीछे खिसकाया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड, गैस और जो लिक्विड है इन तीनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो तीनों कर्व है जहाँ पे मीट करते हैं, तो ये मीट करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम पे होना ज़रूरी है। और किसी भी सब्सटेंस का एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है, ये पक्का है। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कर्व मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, थ्योरेटिकल है ये। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज विद द प्रेशर, बिल्कुल गलत है। प्रेशर और टेम्परेचर एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू होता है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी आपने कर दिया ना, तो फिर उसको आप ट्रिपल पॉइंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी सब्सटेंस का ये जो तीनों फेज है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। द थ्री फेज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैव सेम डेंसिटी, बिल्कुल गलत है बेटा। सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो डेंसिटी है वो सेम कैसे हो सकती है ट्रिपल पॉइंट पे, अलग अलग फेजेस हैं। थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये सही है। तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, थर्ड सही है, और आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड सही है। फोर्थ, थ्री फेजेस सॉलिड, लिक्विड, गैस आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन अपीयरेंस, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है बेटा। इक्विलिब्रियम पे ही तो है ना, फेज इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप वैसे ही सोच लो, ट्रिपल पॉइंट की क्या बात करते हो आप, तो बेसिकली एक जैसे मान लो कोई भी एक फेज ट्रांजिशन का इक्विलिब्रियम देखो, जैसे सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन कर्व, तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया इस फेज ट्रांजिशन में, तो साफ साफ आपको दिखता है ना कि ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है। डिस्टिंग्विश तो आप कर ही सकते हो, बस कितना होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है वहाँ पे। सॉलिड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज आल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू सॉलिड, एंड दिस हैपेंस ओवर अ सर्टेन टेम्परेचर, ओवर अ सर्टेन प्रेशर। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है तो तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, लेकिन तीनों फेजेस को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 1 to 4 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब ये भी एकदम थ्योरेटिकल है, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। एवरी रिएक्शन हैज एन ऑर्डर, तो ये गलत है बेटा। एवरी रिएक्शन हैज एन ऑर्डर, इसको गलत करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये याद करो कि ऑर्डर की जब बात करते हैं, मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स की जब बात करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स या रेट आप जब कैलकुलेट करते हो तो कौन सी रिएक्शंस पे वर्क करते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस पे, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 1 सेकंड से बहुत कम टाइम में तो वो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उस रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? फास्ट रिएक्शन का काइनेटिक्स आप ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे? तो फास्ट रिएक्शन की भी बात हो गई, और फास्ट रिएक्शन का जब काइनेटिक्स आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते तो फिर ऑर्डर की बात कहाँ से आएगी? सिमिलरली जैसे मान लो कि ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है, तो ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज अगर करना है तो 50 to 60,000 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा, अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा,
एंड ये जो रिएक्शन कंडीशन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होगा। तो ये क्या बात हुई, इतनी स्लो रिएक्शन के लिए भी आप किस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई कर पाओगे, नहीं ना। केवल मॉडरेट रिएक्शंस के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं। तो सारी रिएक्शंस का ऑर्डर होता है, एक तो ऐसे गलत हो गया, और दूसरा जो भी अपने पास सिंपल रिएक्शंस होती है ना, उनका ऑर्डर तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी होती है, और उन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है ना, उसी तरीके से ऑर्डर उनका चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जिनमें कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है। टाइम के चेंज होने के साथ साथ उनका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे कि एक रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखता हूँ अमोनिया के डिकम्पोजिशन के लिए। अमोनिया गैस अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, N2+H2। तो एक हाइपोथेटिकली मैं रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में तो अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है 1 के कंपैरिजन में। तो अमोनिया अमोनिया ये क्या आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप ऐसे सोच सकते हो। और जब रिएक्शन कंप्लीट होने ही वाला है तो उस समय पे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बहुत कम, तो यहाँ पे ये तो बहुत कम नेग्लेजिबल हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। एक ज़्यादा हो जाएगा तो बेटा K × NH3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है तब ये रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अमोनिया की रेस्पेक्ट में कितना है, 1 है। तो जिस तरीके से रिएक्शन अपना प्रोग्रेस करता रहा उसी तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर है, सारी रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल गलत है बेटा। सिंपल रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो वेल डिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो वेल डिफाइंड नहीं भी हो सकता। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट आएगा, एवरी रिएक्शन हैज एन ऑर्डर, ऑल रेट कॉन्स्टेंट्स हैव सेम डायमेंशन, गलत है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हर किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका डायमेंशन अलग होता है। इनफैक्ट ये तो अपने पास एक तरीका भी होता है कि आपको कोई भी रिएक्शन दिया गया, उसका डेटा दिया गया, अब उस डेटा में जैसे ही आपको रेट कांस्टेंट K दिया जाएगा, K की आप यूनिट देखोगे और K की यूनिट देख के आप ये पता लगा सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। Third, every chemical species that appears in the rate law of reaction must be reactant or product in that particular, must be reactant or product in that reaction. Rate constants are never negative. तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट और सेकंड अभी तक गलत है। Every chemical species that appears in the rate law of reaction must be reactant or product in that reaction. तो क्या बोल रहा है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी स्पीशीज है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है बेटा, उसमें इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकती है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है, इस रिएक्शन सीक्वेंस में रिएजेंट आपको दिया है, प्रोडक्ट आपको दिया है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं और कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे फॉलो होती है, ये सब आपको चूज करना है कि कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होता है और कौन सा नहीं होता है। तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो और इस तरीके से अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में आप इसकी जब रिएक्शन करवाते हो तो ये कुछ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। अब पूछा है कि इसमें कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा फिनोमेना यहाँ पर नहीं हुआ है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि नहीं, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन। एसिडिक मीडियम में अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करनी है, न्यूक्लियोफाइल आपको पास दिया हुआ है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हुआ, ये लो। और एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपको मिला है। यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OH आ गया, ये हाँ OH आ गया, 1 2 3 4, 5 कार्बन आइटम हो गए बेटा, ये
फिर यहाँ से इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हुआ है बेटा यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप एसिडिक मीडियम में से हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H+ जाएगा, तो ये लो वहाँ पे पाई बॉन्ड भी आ गया। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको मिल गया। तो डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे हुआ है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फर्स्ट ऑप्शन भी हुआ है करेक्ट। एलिमिनेशन, ये डिहाइड्रेशन जो है वो इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ही तो है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कहीं हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ जिससे कि आपको ये अल्कोहल मिला, और ये अल्कोहल बेसिकली क्या है, कीटोन पे अल्कोहल ने वन टाइम अटैक किया है। तो कीटोन पे अटैक किया मतलब कीटल बनेगा, वन टाइम अटैक किया मतलब हैमी कीटल बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हैमी कीटल बन गया, और कॉन्सेंट्रेटेड H+ की रिएक्शन में अगर आपने इसे हीट किया है तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन एलिमिनेशन। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज एज सच व्हिच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और इस चेंज में, इस ऑर्गेनिक चेंज में ओनली पहला ऑप्शन ऐसा है जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी तीन ऑप्शंस का इन्वॉल्वमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इज और आर। ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन में रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है और वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास दे रखे हैं। तो अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको करेक्टली करना है तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा और कौन सा नहीं होगा, बस इतना ही है। ये एस्टर है, आपको क्या करना है कि एस्टर को तो मेंटेन रखना है, और कीटोन को इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सभी को रिड्यूस कर देगा। कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज्ड। BH3THF इट कैन नॉट बी यूज्ड, ये भी सभी को रिड्यूस करेगा। और हाइड्रोजनेशन करना है तो बेटा हाइड्रोजनेशन तो ये सबका कर देगा, ये भी नहीं कहीं यूज कर सकते। और फोर्थ NaBH4, तो सोडियम बोराहाइड्राइड को यूज किया जा सकता है। सोडियम बोराहाइड्राइड इज अ हाइड्राइड डोनर, इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। और बाकी के जो एसिड है, ये एसिड डेरिवेटिव है, उनके साथ ये NaBH4 रिएक्शन नहीं करता। एसिड डेरिवेटिव में केवल RCOCl के साथ ये रिएक्शन करता है, और RCOCl को चेंज कर देता है अल्कोहल तक। तीन ही तो रिएक्शन है, एल्डिहाइड को चेंज करता है अल्कोहल में, कीटोन को चेंज करता है अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को चेंज करता है अल्कोहल में। कौन? NaBH4। और इन तीनों रिएक्शन के अलावा ये कुछ नहीं करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, एकदम करेक्ट है। लिथियम प्रोड्यूसेस ओनली लिथियम ऑक्साइड व्हेन बर्न्स इन एयर, ये गलत है बेटा। लिथियम को जब एयर में बर्न करते हैं तो लिथियम से ऑक्साइड बनता है, सही है। सोडियम से परऑक्साइड बनता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से सुपर ऑक्साइड बनता है, ये तो आपको बताइए। लेकिन लिथियम को एयर में प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ तक तो सही है। बट ओनली लिथियम ऑक्साइड बनेगा, ये गलत है, क्योंकि लिथियम एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड भी बनाता है। केवल लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? मैग्नीशियम से। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई नाइट्राइड नहीं बनता है। तो लिथियम प्रोड्यूसेस ओनली लिथियम ऑक्साइड व्हेन बर्न्स इन एयर, गलत। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अगेन ये भी थ्योरेटिकल है, एकदम सिंपल। रिफाइनिंग ऑफ निकल इज डन बाय, निकल के रिफाइनिंग किससे करते हैं? मॉन्ड्स प्रोसेस से। निकल जो अपने पास है इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इम्प्योर निकल को CO के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो CO के साथ इम्प्योरिटीज तो रिएक्शन नहीं करती है, केवल निकल रिएक्शन करते हैं, और निकल का रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनता है? NiCO4, एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को आप हीट कर दो, तो हीट करने से वापस से सॉलिड निकल मिल जाएगा और CO गैस उड़ जाएगा। तो ये लो आपने इम्प्योर निकल में से केवल निकल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके फिर कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करके निकल लगा दिया, और उधर इम्प्योरिटी ऑलरेडी पड़ा है अपना। मॉन्ड्स प्रोसेस आप इसको बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑक्साइड A crystallizes with 8 atoms at the corner of unit cell। एक ऑक्साइड है जिसमें A एटम है, वो किस तरीके से क्रिस्टलाइज होता है कि A एटम अपने पास प्रेजेंट है कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल पे।
कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, तो 8 कॉर्नर होते हैं और हर किसी कंट्रीब्यूशन 1/8, तो E तो अपने पास प्रेजेंट है 1 and 18 oxygen atoms are on the edges and face centers symmetrically. What is the formula of this oxide? Oxygen atoms are present at edge centers and face centers. Total कितने face center होते हैं? 6 क्यूबिक यूनिट सेल में, और हर फेस सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ। इस फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो आधा तो यहाँ है और आधा पीछे वाली यूनिट सेल में, और एक एज सेंटर पे भी प्रेजेंट है अपने पास। टोटल 12 एजेस होती है क्यूब में, और हर किसी एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 इनसाइड अ यूनिट सेल। तो यहाँ से अगर आप देखा जाओ तो A तो हो जाएगा 1, B हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6। इसका आंसर आ जाएगा AB6 या AO6। ऑक्साइड है ना बेटा, AO6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर बेंजीन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.23 ग्राम पर ml। तो बेंजीन का मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी, अब ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि इसमें बेंजीन, प्योर बेंजीन का जो आपको डेंसिटी दे रखा है उस डेंसिटी का यूटिलाइजेशन भी नहीं है। डेंसिटी जो आपको दे रखा है उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करना, क्योंकि डेंसिटी के यूटिलाइजेशन से आप क्या निकालते हो? किसी स्पेसिफिक मास के लिए उसका वॉल्यूम निकालते हो। वॉल्यूम निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम ही नहीं आता। आप कोई भी बेंजीन, प्योर बेंजीन है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बेंजीन का सैंपल ले लो, लेट अस से कि 50 ग्राम का सैंपल है, तो मोलैलिटी मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेंजीन इज अ प्योर, दिस इज अ सॉल्वेंट, और यही अपने पास सॉल्यूट भी है, मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, और ये तो मोल्स ऑफ बेंजीन हो गया, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, यही सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट हो गया अपने पास केजी में, तो आंसर कितना हो जाएगा 1000/78। तो ये अपने पास मोलैलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर होगा 1000/78, तो ये आंसर आ जाएगा 12.82 मोलल सॉल्यूशन, और ये अपने पास आएगा किसका? बेंजीन का। ये क्वेश्चन ठीक ठाक तो तब होता जब आपसे यहाँ पे मोलैरिटी पूछा जाता, क्योंकि मोलैरिटी में अपने पास क्या होता है? मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर आपको क्या करना होता है? डेंसिटी का अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो कि फिर मोलैरिटी कितनी आती, तो 50 ग्राम का बेंजीन का सैंपल लिया है, 50 ग्राम में अपने पास बेंजीन कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 78, इतना तो बेंजीन का मोल होगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इज बेंजीन, प्योर बेंजीन, तो बेंजीन अपने पास 50 ग्राम है। सबसे पहले 50 ग्राम में अगर आपने डिवाइड किया 1.23 ग्राम पर ml का, तो ये अपने पास ml में बेंजीन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम में आप 1000 का डिवाइड कर दो तो ये अपने पास लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता था, लेकिन मोलैरिटी तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से FST 29 का ये जो पेपर 1 है ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है।